नमस्कार। आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले हफ्ते हम आपको आप सभी के अनुरोध पर भौतिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित होंगे। उसी वादे के तहत आज आपके यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। आप सभी भाई बंधुओं का इस आचार्य क्लासेस में बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप सब हमें इसी तरह सहयोग करते रहें और आपकी मांग पर भौतिकी के विशेष बिंदु पर चर्चा के लिए हम अपने प्रिय शिक्षक, भौतिकी के क्षेत्र में महारत हासिल रखने वाले शाहपुर के बहुत ही अच्छे शिक्षक सुरेश सर को आमंत्रित किए हैं। तो सर, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें और बच्चों का जो भी डाउट है उसे थोड़ा क्लियर करें, बच्चों के पढ़ाई में मदद करें। आए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, मेरा नाम सुरेश सिंह है और मैं शाहपुर में फिज़िक्स का क्लास लेता हूं और फिज़िक्स पढ़ाता हूं। और सर, जैसा कि आपको बताएं सर कि कुछ बच्चों की वो परेशानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर का विद्युत क्षेत्र से संबंधित। तो कुछ बच्चे जो है क्लास में डाउट को लेकर के सर को सवाल दिए हुए हैं ताकि सवाल क्लियर किया जाए। तो उसी को लेकर सर हमें आमंत्रित किए हैं और हम आए हैं। इनके द्वारा बच्चे के सारी प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने डिमांड किया था कि सर से हम लोगों के लिए आप विद्युत क्षेत्र पर विशेष डिस्कशन करवा दें ताकि हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो। तो उसी सिलसिले में सर आज आपके यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे यहाँ। हमारी इस प्रयास को आप लोगों को ही सफल बनाना है। आप जो भी आपके डाउट्स हैं हम उन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो जैसा कि हम वीडियोज़ में आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग इसी विद्युत क्षेत्र पर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सर से हम चाहेंगे कि सर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ बताएं। जैसे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, बच्चों को सबसे पहले क्यूरियोसिटी इसी बात की होनी चाहिए कि आखिर है क्या ये चीज़। तो सर से हम चाहेंगे कि इस पर विस्तृत चर्चा करें, आपको समझाएं और जो भी आपके डाउट्स हों आपको क्लियर करते चलें। तो सर आप थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रयासरत रहें। जी बिल्कुल। तो विद्युत क्षेत्र पर आने से पहले आपको हम थोड़ी सी इसकी संक्षिप्त में ही व्याख्या कर दें कि विद्युत क्षेत्र जो टॉपिक आया हुआ है यह भौतिकी विज्ञान के क्लास 12 के प्रथम चैप्टर ही है, पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र तथा या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पाठ का नाम है, जिसमें आवेश और उसके द्वारा निर्माण किए गए क्षेत्र का चर्चा किया जाता है। तो आवेश क्या होता है इस पर ज़्यादा डिटेल तो आज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कुछ बंदिशों में रहना है कि क्षेत्र को ही लेकर चलना है। क्योंकि ये चर्चा करने के विषय जब हम लोग करने लगते हैं तो एक चैप्टर 3-3 महीना 4-4 महीना तक इन डिटेल कीजिएगा तो बहुत विस्तृत यह क्षेत्र है, आवेश या क्षेत्र जो है। हाँ, लिमिटेड में ही लेकर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो ही जाएगा। तो कोई भी आवेश जो होता है वह 3 प्रकार का अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। एक, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। दूसरा, वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। साथ ही वह विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। अब इसकी अलग अलग अवस्थाओं में ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई आवेशित कण रेस्ट पे रहता है, विराम में रहता है, रुका हुआ स्थिर होता है, तो वह केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, जिसका अध्ययन हम लोग एक पाठ में करते हैं। और वहीं आवेश यदि एक समान गति से चल रहा है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। और इसी आवेश को यदि त्वरित कर दिया जाए, यानी कि इसका वेग में परिवर्तन ला दिया जाए, तो यह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों का निर्माण करता है, तीनों ही उत्पन्न करता है अपने चारों तरफ। तो फिलहाल आज का टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो हमारे लिए आवेश जो है रेस्ट पर रहने वाला है, यानी कि विराम में रहेगा, ठीक है ना। और कभी कभार चलाया भी जाता है कुछ हम लोग को सिद्ध करने के लिए,
तो उस केस में जो है आवेश को बहुत ही स्लो गति में चलाया जाता है। ऐसा हम लोग चलाते हैं जैसा कि किसी आवेश को मान के चलिए यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना हो, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना हो तो आप देख सकते हैं कितना दूरी है। इस दूरी को कवर करने में अनुमानतः क्लास में जो मतलब चर्चा किया जाता है कि लगभग कम से कम 10 से 12, 15, 20 वर्ष लग जाए। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 20 वर्ष लग जाए तो सोचिए वह लगभग रेस्ट के बराबर ही है। तो इस प्रकार का इसका हम लोग स्थिति इस चैप्टर में रखते हैं आवेश का। अब ऐसी स्थिति में यह क्षेत्र का निर्माण करता है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश होता है या एक से ज़्यादा आवेश हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकते हैं, सब मिल के सामूहिक रूप से बना सकते हैं और उनका व्यक्तिगत अपना पर्सनल भी क्षेत्र बनता है। अब क्षेत्र क्या होता है? तो किसी भी आवेश का चारों तरफ का वह एरिया, वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण आता है, या फिर आपको नोट करके हम बता दें अनावेशित कण भी आ जाए तो उसके ऊपर भी बल लगता है। वो बात अलग है कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, लेकिन अनावेशित कण आएगा तो उसके ऊपर भी बल लगता है, लेकिन नेट बल 0 हो जाता है, वो अलग बात है। तो फिलहाल हम लोग खैर जो परंपरागत डेफिनेशन चल रहा है उस पर चर्चा किया जाए कि किसी एक आवेश है, जैसे कि मान के चलिए एक आवेशित कण हो गया और इसके चारों तरफ का एक क्षेत्र होगा। जैसे कि सर आप इसको थोड़ा पकड़ लीजिए ना, हेल्प हो जाएगी हमारी, तो बुरा नहीं मानिएगा। तो ये एक कण है जो कि मान के चलिए सिलेंडर का आकार है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि यह कण है और यह आवेशित है। तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, बोर्ड पे या क्लास में बताया जाता है तो लगता है कि सर ऐसे चारों तरफ बना दिए वृत्ताकार पथ हो गया, वृत्ताकार पथ हो गया। वो वृत्ताकार नहीं होता है, वो आवेश वितरण पर निर्भर करता है कि आवेश का वितरण आप किस प्रकार से किए हैं। यदि आवेश को आप बिंदु पर रखे हैं तो उसके चारों तरफ गोलाकार क्षेत्र बनता है, हर दिशा में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सामने तिरछा, इधर, जैसे तैसे हर तरफ, मतलब गोलाकार क्षेत्र बनता है। और उस क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण आता है या अनावेशित कण आता है तो उसके ऊपर बल लगता है। कौन सा बल लगता है सर? तो विद्युत बल लगना चाहिए, तब होगा कि विद्युत क्षेत्र है। यानी एक आवेश या आवेशित कण अपने चारों तरफ उपस्थित आवेश के कारण ही बल लगा रहा है, तो उसको हम लोग विद्युत बल बोलते हैं। और जितना क्षेत्र के अंदर जहां तक वह बल का प्रयोग कर पा रहा है, उस पूरे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। तो सर हम आपसे चाहेंगे कि जैसे बच्चों को तो आपने अच्छा समझाया, हमें लग रहा है कि बच्चे बेहतर समझ पा रहे हैं, परंतु जैसे एक हमारे मन में जो है, क्योंकि हम तो केमिस्ट्री के शिक्षक हैं तो हमें इस बारे में बहुत पता नहीं है, तो परंतु हम आपसे चाहेंगे बच्चों हम समझिए कि हम बच्चे ही हैं, स्टूडेंट ही आपसे पूछ रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है क्या, इसको बोलेंगे क्या? ये तो एक बात मन में हमारे आ रही है कि ठीक है आपने समझाया कि बल लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आखिर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, क्या होगा, बच्चे कैसे समझेंगे कि इसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं? यह बात थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इस पर हमें समझाएं, ताकि बच्चों के मन में भी जो डाउट हो शायद ये हो तो सही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए। जैसा कि हमने पहले ही बताया, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग, तो उसी में से एक विद्युत क्षेत्र जो है यह एक प्रभाव है सर। जैसे पिंड के पास द्रव्यमान होता है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कोई पिंड के पास चुंबकीय गुण होता है जिसके कारण चुंबकीय बल लगता है, उसी प्रकार उस पिंड के पास एक गुण और होता है आवेश, जिसके कारण विद्युत बल लगता है। अब कहाँ तक लगेगा उस क्षेत्र को क्षेत्र बोलते हैं। यह एक प्रभाव है, आवेश का प्रभाव है, कहाँ तक इसका प्रभाव हो रहा है। यानी किसी आवेशित कण या आवेशों के श्रृंखला के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कण अपने ऊपर विद्युत बल अनुभव करे, उस पूरे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ गया
विद्युत क्षेत्र है। और यह सदिश राशि है, तो बच्चों परंतु ध्यान रखना। इसका कुछ गुण भी होता होगा क्या, कि किस प्रकार का होता है, आकर्षण का प्रकार हो, प्रतिकर्षण का प्रकार हो, ऐसा भी कुछ होता है क्या? अगर होता हो तो समझाएं इसे। बिल्कुल बिल्कुल, यह देखिए एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के बारे में जैसे बच्चों को 9th में या 11th में भी पढ़ाया जाता है कि इनके पास परिमाण भी होगा, मात्रा भी होगी और दिशा भी होगी। और दिशा किधर किधर होगी, वो इस पिंड पर कौन सा गुण है, कौन सा आवेश है, उस गुण पर डिपेंड करता है। तो विद्युत क्षेत्र का गुण को हम लोग चर्चा कर लें तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका दिशा डिपेंड करता है कि आवेश का वितरण कैसा हुआ है। यदि आवेश एक बिंदु पर है, जैसे कूलम के हिसाब से हम लोग समझे तो कूलम ने बिंदु के लिए ही चर्चा किया है, तो कूलम के अनुसार, कूलम साहब के अनुसार आवेश यदि बिंदु पर है तो उस बिंदु से विद्युत क्षेत्र जो है मतलब गोले के आकार की होगी और त्रिज्यता होगी, त्रिज्या के अनुदेश होगी। मतलब कि एक जैसे एक बिंदु है, एक इसको हम लोग बिंदु मान लें, तो इससे जो क्षेत्र होगी सर, यहाँ पे इधर भी त्रिज्यता होगी, या तो इधर अंदर होगी या तो त्रिज्यता बाहर होगी। यहाँ पे देखा जाए तो त्रिज्यता अंदर होगी या त्रिज्यता बाहर होगी। यहाँ पे देखें तो या तो त्रिज्यता अंदर होगी या बाहर होगी। अच्छा, कुछ अब इसे किसके लिए अंदर होगी, हाँ, बच्चे समझ पाएंगे क्या? अगर ये ऐसा है बिंदु, हाँ बिल्कुल, तो या तो इधर होगी, हाँ, या इस पॉइंट पे इसके मतलब अनुदिश इधर होगी, या तो इधर होगी या फिर यहाँ से बाहर की तरफ भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि उस बिंदु पर आवेश आपने कैसा रखा है। कैसा? यदि आवेश आप धनावेश रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो उस बिंदु से त्रिज्यता बाहर की ओर क्षेत्र होती है। और वहीं आपका आवेश एकल ऋण आवेश है तो क्षेत्र की जो दिशा होगी वह त्रिज्यता अंदर की ओर होगी, आवेश की तरफ होगी। अच्छा, एक और हमारे मन में इस पर बच्चों के लिए क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ठीक है, यहाँ पर हमने धनावेश रखा और हम यहाँ, हाँ थोड़ा सा ड्रॉ करिए इसे ताकि बच्चे और थोड़ा सा समझ पाए। ये मेरे मन में है, ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ आते रहता है। जैसे हाँ आप रखिए धनावेश, इसका अपना, हाँ एक बिंदु आवेश है जिसके चारों तरफ इतना दूरी तक इसका अपना एक क्षेत्र है। अब हम, आपने कहा कि जैसे यह धनावेश है तो इससे बाहर की ओर होगा, बिल्कुल धनावेश है तो इससे बाहर की ओर क्षेत्र अपना कार्य करेगा। हाँ। अगर यह पता करने के लिए तो हमें कोई आवेश लाना पड़ेगा। हाँ। जो टेस्टिंग चार्ज होगा, सवाल आपने बताया। टेस्ट, हाँ थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन को थोड़ा बच्चों क्लियर कर लेने दो, तो तुम लोगों का ही क्वेश्चन है। हाँ, तो जैसे कि अगर हमें तो इसको पता करने के लिए कि इसका फील्ड कहाँ तक वर्क कर रहा है, फोर्स कहाँ तक इसका एग्जिस्ट कर लग रहा है, तो हमें टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। तो अगर हम टेस्ट चार्ज इधर प्लस भी ला सकते हैं और माइनस भी ला सकते हैं, ये तो बात है। अब इस पर आप क्या कहिएगा, जैसे बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि ये प्लस हो या माइनस हो, तो इस पर ये क्या प्रभाव दिखाएगा? अगर यहाँ प्लस है, हम यहाँ प्लस लाए तो किस प्रकार का प्रभाव दिखेगा, और इसके फील्ड में अगर हम माइनस चार्ज लाए तो किस प्रकार का ये प्रभाव उस पर दिखाएगा? ठीक, तो इस पर थोड़ा सा हम बिंदुतः चर्चा चाहेंगे, बिंदुवार। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बताए भी, तो ये क्षेत्र जो है सर का सवाल है कहाँ तक आएगा और कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, इसका क्षेत्र कहाँ तक है। यहाँ आप लाइन सर खींच दिए हैं, आवेश के चारों तरफ क्षेत्र तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि यहाँ बल लगेगा कि यहाँ नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम एक लाइन और इसमें बता दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए कि जिस आवेश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी जो आवेश अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाया हुआ है, उस आवेश को स्रोत आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्रोत आवेश, यानी कि सोर्स चार्ज। हिंदी में उसको सोर्स चार्ज हम लोग बोलते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी में ही हम बोलते हैं। जरा सर इसको गौर कीजिएगा, अंग्रेजी शब्द को थोड़ा हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो सर स्रोत आवेश को हिंदी में सोर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है, पता करने के लिए स्रोत आवेश होगा, पता करेंगे। जो आवेश जो है अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाया है उसको स्रोत आवेश कहेंगे। अब कहाँ तक बनाया है इसको जांच करने के लिए एक हम लोग लाते हैं चार्ज, टेस्ट चार्ज, प्लस लिख दिए हैं, इस पर हम आएंगे, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। चार्ज बोलते हैं। क्या होता है परीक्षण आवेश? तो यह
पता लगाता है कि स्रोत आवेश का जो क्षेत्र है वह कहाँ तक है, या इस बिंदु पर कितना है, या इस बिंदु पर कितना है भी या नहीं भी, इस सब का पता लगाता है। तो जो पता लगाता है उसको टेस्टर बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और जिसके बारे में पता लगा रहे हैं वो आपका हो गया सोर्स चार्ज। ठीक है, अब सवाल है कि ये जो टेस्टर आप लाए हैं सर, परीक्षण आवेश, यह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो देखिए, हमें तो पता करना है क्षेत्र है या नहीं। आवेश के गुण में हम लोग पढ़े हैं कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, विकर्षित करती है, और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो बल तो लगेगा, आप प्लस लाइए या माइनस लाइए, बल तो लगना ही है। यहाँ प्लस चार्ज है, आप प्लस चार्ज लेके आए हैं परीक्षण आवेश के रूप में, तो यह बाहर की ओर बल लगेगा। तो पता चल जाएगा कि यह क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में हम गए हैं। अगर आप माइनस चार्ज लेके आए होते, अगर आप कहीं माइनस चार्ज लेके आए होते तो इसके अंदर की ओर, यानी त्रिज्यता अंदर की ओर आकर्षित करता, तो भी पता चल जाता क्षेत्र है कि नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्षेत्र का दिशा भी प्रकट करना है, तो इसके लिए एक अवधारणा हमको बनानी पड़ेगी। आप मान के चलिए प्लस चार्ज से आप यहाँ दिखा दीजिएगा तो यहाँ पे क्षेत्र बाहर की ओर है। कोई बच्चा आके माइनस चार्ज से बोल देगा नहीं सर हमारा तो चार्ज इधर जा रहा है, तो दिशा इधर होना चाहिए, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को क्रिएट ना होने के लिए पहले ही से बताया गया है कि परीक्षण आवेश जो है धन माना जाए। क्या माना जाए? ताकि सभी लोग इसी के अनुसार उत्तर दें। दूसरी बात, इसकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत ही अल्प होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप टेस्टर लेके आए परीक्षण आवेश जांच करने के लिए कि यहाँ क्या है स्थिति, जैसे ही इसको यहाँ लेके आए भाग जाए, फोर्स लगे, ज्यादा फोर्स लग जाए और ही भाग जाए। तो फोर्स ज्यादा ना लगे, इसके लिए इसका क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, यानी इसका परिमाण कम होना चाहिए। तो बहुत ही अल्प माना जाता है और प्लस मान लिया जाता है। हाँ, नहीं सर, इकाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें बहुत कम होना चाहिए। हम लोग फिजिक्स के टर्म में डी का यूज करते हैं, वेरी स्मॉल। जैसे आप भी पढ़ाते हो डेल्टा का प्रयोग करते हैं, यानी चेंज, और डी यानी कि वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत ही अल्प होना चाहिए ताकि इसके आने से इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस बात का ध्यान रखना होता है। तो कहा जाता है कि बहुत ही अल्प होना चाहिए परीक्षण आवेश का मान, और धनात्मक मान लिया जाए ताकि सब कुछ क्लियर रहे। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं क्लास में कि देखो, बच्चों से बोलते हैं कि अगर इसमें हम लोग माइनस चार्ज लेके आते, बच्चा यहाँ जांच करने के लिए, जैसे ही माइनस चार्ज लेके आए छोड़े, तो प्लस चार्ज वाला क्या करता? खींच लेता। जनरली हम लोग सोर्स चार्ज को प्लस लेके चलते हैं, इसलिए खींच लेता। तो हमारा तो जो टेस्टर लेके आए, टेस्टर चला गया। हम ऐसा टेस्टर लेके आए जो वापस मिल जाए, फिर चार्ज करें, फिर चेक करें। तो अगर इसको हम प्लस लाए होते तो ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते, जैसे ही फील्ड स्टार्ट होता तो प्रतिकर्षण से बाहर आ जाता, तो हमको पता चल जाता कि इधर यहाँ तक रेंज है। फिर साइड से आते, फिर यहाँ से ले जाते ले जाते ले जाते, जैसे ही जाता तो बल लगता, वापस आ जाता, तो यहाँ तक रेंज है। तो हमारा टेस्टर भी बार बार नया नहीं लाना पड़ता, और हर दिशा से हम लोग चेक करके इसके क्षेत्र को जो है डिफाइन कर लेते हैं कि कहाँ तक क्षेत्र है। सही बात, सही बात। और यह भी हो सकता है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, हाँ, इसको न्यूट्रलाइज भी तो कर सकता है वो चार्ज। बिल्कुल, अगर लाते, हाँ बिल्कुल, कर देता तो फिर इसका फील्ड तो खत्म हो जाता है। वही बात है, निगेटिव लाते, आप लाते टेस्ट करने के लिए, वो चला जाता। इस तरह करके अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, जैसे कि दिशा पता करने के लिए किधर है, हम लोग धन आवेश को डिफिनीशन में भी दिया जाता है कि किसी क्षेत्र में एक मुक्त धन आवेश को छोड़ दीजिए, और जिस पथ पर वह गति करेगा उस पथ को ही विद्युत क्षेत्र का दिशा कहा जाता है। आगे चल के उसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहेंगे। यह एक लंबा टॉपिक हो जाएगा जिसके चर्चा हम लोग आगे डिटेल में करेंगे अगर मौका मिलता है तो। सर, ये तो बात हो कि विद्युत क्षेत्र है क्या, इस पर आपने बच्चों को समझाया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारी भी कुछ क्या बोले उसको, अंदर से इच्छा है, जिज्ञासा है कि इसके बारे में और जाना जाए, अच्छा लग रहा है। तो हम सोचे कि इसकी दिशा को लेकर भी अलग अलग मतलब मतभेद हैं, भ्रांतियां हैं, बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। जैसा कि आपने बता ही दिया कि पॉजिटिव है तो बाहर की ओर होगा, नेगेटिव चार्ज अगर सोर्स चार्ज है तो इनवर्ड होगा, और
इसको शायद हम लोग डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के टर्म में वो डील कर सकते हैं। पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। तो हम ये सोचना चाहें, हम ये और आपको इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे कि अगर अगर मतलब ये क्षेत्र है, जैसे आपने तो इसमें भी आंसर दे दिया है हमारे इस क्वेश्चन का, कि ये इसका फील्ड कहाँ तक होगा, इसका रेंज क्या होगा, कितनी दूर किसी पॉइंट सोर्स से, कोई सोर्स चार्ज से उसका फील्ड कहाँ तक वर्क करेगा। ये तो बात सही है, ये तो आपने समझा ही दिया कि हाँ, बता दीजिए थोड़ा सा। फील्ड कहाँ तक होगा, इसके लिए फोर्स जहां तक लगेगा, हाँ, फोर्स जहां तक लगेगा, तो एफ बराबर कूलम का नियम कहता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब फोर्स को जीरो कर दीजिए, जहां जीरो हो जाए यानी फोर्स ना लगे। अब ये जीरो कहाँ होगा, तो के तो कूलम का नियतांक है, फिक्स है। Q1 चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो भी फिक्स है, जो आप टेस्ट चार्ज लेके आए हैं वो भी फिक्स है। अब डिस्टेंस ही ना बदल रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ बदल कर क्या कर दे कि फोर्स जीरो हो जाए, तो इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। किसी भी टर्म के नीचे या अंक के नीचे इनफाइनाइट आ जाता है तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। तो यानी कि आर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, डिस्टेंस यानी आर का वैल्यू यानी डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो आपको फोर्स जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब तो हमारे फील्ड जो है इनफाइनाइट तक होता है, इसका फील्ड होता होगा। ये थ्योरेटिकल बातें हो गई, इनफाइनाइट तक होगा, बट प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि कुछ रेंज के बाद फोर्स लगना बंद हो जाता है। लगता भी है तो वो फोर्स उस पिंड पे त्वरण डेवलप करने में सक्षम नहीं होता है, वहां लॉ ऑफ इनर्शिया आ जाता है। वो मास पे डिपेंड करता है, मास ज्यादा होगा तो इनर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, नहीं चला पाएगा, आपके फोर्स का प्रभाव जो है उसका विरोध कर देगा। 11th की बातें हो जाएगी वहां पे। तो आई होप 11th की टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, तो अगर नहीं है तो उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका भी वीडियो हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने हमसे इसके बारे में एक और बातें हम लोगों के बारे में चर्चा में आई थी, जैसे अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो बच्चों को आप इस विद्युत क्षेत्र को कैसे समझा सकते हैं, या बच्चे कैसे समझ सकते हैं, या मेरा एक मन में एक बात आ रहा है, क्या ये बल ही है, क्या क्षेत्र एक प्रकार का बल है, क्या विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का बल का है, बल है क्या? क्योंकि परिभाषा, हाँ, क्योंकि परिभाषा अगर क्षेत्र को एक प्रकार से बल मान सकते हैं, हाँ, क्योंकि परिभाषा शायद अगर हम न गलत हों तो प्रति एकांक क्षेत्र पे लगने वाला वो जो क्या बोलते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही तो क्या है, वो ऐसा क्षेत्र है। और तो इसको रिलेट करा जा सकता है क्या, बल और क्षेत्र में कुछ रिलेशनशिप हो, ऐसा कुछ कि बल और क्षेत्र में कुछ रिलेशनशिप आ जा रहा हो। बच्चे थोड़ा सा इस पर मेरी अपनी मतलब जिज्ञासा है कि क्या, हाँ, तो थोड़ा सा इस पर ऐसा सवाल मतलब क्लास में यदा कदा कोई बच्चा ही करता है, जिसको देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं बच्चों आप लोग के तरफ से माही सर, तो इनको जरा धन्यवाद बोलिएगा अलग से कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्या होता है कि एक आवेश अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाए हुए है, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें क्षेत्र का जो हम लोग वैल्यू निकालने जाते हैं, मैग्नीट्यूड जिसको बोल रहे हैं, परिमाण, क्षेत्र का मान कितना है किसी बिंदु पर, तो बोला जाता है कि बिंदु ए है और बिंदु बी है। तो सवाल यह है कि ए नजदीक है और यहाँ पे बल जो है आप देख सकते हैं वह प्रोपोर्शनल है 1/r² का। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा और डिस्टेंस कम होगा तो बल ज्यादा लगेगा। तो क्लियर है कि ए के पास जो बल है एफ है या एफ बी, इन दोनों में ए ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्र ज्यादा है, ये हम थ्योरेटिकली कह दिए, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र जो है ज्यादा है और रेंज उसका जितना नजदीक, जैसे जैसे दूर जाइएगा बल जीरो हो रहा है, यानी कि बल कमजोर हो रहा है, उसका रेंज पकड़ जो है क्षेत्र कमजोर हो रहा है, दुर्बल हो रहा है। तो ज्यादा है कम है पता चल गया, ए पे ज्यादा है बी पे कम है, पूछ दिया जाए कि सर एग्जैक्ट कितना है, वो रिलेशन हमको बताइए। तो कहा जाता है कि आप जो है एक कूलम आवेश यानी इकाई आवेश, एक कूलम आवेश को लेके आइए बिंदु ए पे और देखिए उस पे कितना बल लगता है। एक कूलम आवेश पे जो बल लगेगा वही मान उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये बात बच्चों को यानी कि कंफ्यूजन होता होगा। सरल भाषा में एक परिभाषा आपको बता दें, नोट कर सकते हैं बच्चे, कि किसी विद्युत क्षेत्र के
किसी एक बिंदु पर इकाई आवेश पर जो बल लगता है वही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। F/Q। अब सवाल यहाँ अपने तरफ से हम दे रहे हैं एक बच्चों के लिए कि सर 1 कूलम आवेश हम लेकर आएंगे, जिसके लिए हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण कह सकते हैं, उसके अनुसार हम लोग निकाले हैं कि 1 कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, Q बराबर Ne से। तो इलेक्ट्रॉन तो सर ना दिखाई देते हैं ना कुछ होते हैं, तो कहाँ से हम लोग एक एक कर करके उतना इलेक्ट्रॉन जुटाएंगे? अब पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे क्षेत्र क्या है और 1 कूलम लेके आए। 1 कूलम कैसे जुटाए, वो तो दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए उपाय यही है कि आपके पास जो भी है सर लेकर आइए। एक एक विधि तो आपको पता है, जैसे कि 5 चॉकलेट का दाम 20 रुपया हुआ, तो 1 चॉकलेट का दाम 20/5 4 रुपया होगा ना बच्चों? तो 4 रुपया हो जाएगा। तो ठीक है, आपके पास जो है चार्ज, आपके पास सर Q आवेश है, मान लीजिए Q आवेश है, आप लेकर आइए। इस पे बल निकालिए कि सर जी Q आवेश पे F बल, तो 1 आवेश पे F/Q, और यही आपका विद्युत क्षेत्र। कितना आसानी से आ गया, ज्यादा हम लेंदी भी नहीं किए। लेंदी किया जा सकता है, क्लास में हम लोग करते भी है, डिस्टर्ब भी करते हैं बच्चों लोग को, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत आसानी से कि 1 कूलम नहीं है सर, तो जितना है उतना लेकर आइए और उसी आवेश से बल को भाग दे दीजिए। आप 5 लाए हैं, 5 से भाग दीजिए, 1 बन जाएगा। आप 20 कूलम लाए हैं, 20 से भाग दे दीजिए, 1 कूलम बन जाएगा। तो जितना लाए हैं उससे भाग दे दीजिए, 1 कूलम बन जाएगा। आपका प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल आ जाएगा, और इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपने सरल भाषा में बच्चों को समझा दिया। यह हमारा क्वेश्चन बच्चों की तरफ से था कि बच्चे आखिर, ये कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बल अलग चीज है और क्षेत्र अलग चीज है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, कह सकते हैं किसी मायने में तो एक ही है। हाँ, और बात करने की हाँ, दोनों अलग चीज है। हाँ, क्षेत्र होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। यानी बल जब 1 कूलम पे लगता है, हाँ, वही क्षेत्र बोलते हैं। बिंदु का तो क्षेत्र का प्रकार तो कह सकते हैं कि क्षेत्र एक बल है जो प्रति इकाई कूलम पर लगने वाला। बिल्कुल, कोई समस्या हाँ, ये बेसिक चीजें बच्चों के दिमाग में, चीजें जो है आपको किसी भावना में या किसी दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि दोनों एक है। हाँ, मतलब एक पुष्टिकरण करना पड़ेगा, ये बारीक अंतर है। हाँ, जो चीज बच्चे ध्यान नहीं देते इस बात पे। तो हमारा मानना है कि आप लोगों को बच्चों आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और सर के समझाने का तरीका, सर जो समझाए वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। विद्युत आवेश है, विद्युत क्षेत्र है क्या, और इसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जैसा कि आपको सर ने समझाया, समअप कर रहे हैं हम चीज़ों को कि एक सोर्स चार्ज होता है, उसका फील्ड अपना चारों तरफ होता है। सोर्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिस ढंग से होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिस ढंग से होगा, और क्षेत्र का डायरेक्शन वगैरह, फील्ड वगैरह, शेप वगैरह इस फील्ड का वैसा ही होगा। तो इस पर और भी विशेष बातें होती रहेंगी, हम लोगों का सहयोग करिए हम लोगों को। अच्छा, इसका जैसे क्षेत्र का गुण हम लोग देख रहे थे, तो ये जो क्षेत्र का निर्माण होता है आवेश के चारों तरफ, बहुत ही तीव्र गति से होता है। क्षेत्र क्या है, तो जैसे विद्युत तरंगीय है, तरंग का प्रभाव है, और हमारा प्रकाश भी एक तरंग है, तो दोनों का स्पीड लगभग एक ही होता है। यानी जो क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र का निर्माण होता है वह प्रकाश के वेग से होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। यानी एक आवेश जो यहाँ है, यह अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाए हुए है, तो यहाँ से जब यहाँ लेके जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि पहले जाएगा फिर धीरे धीरे क्षेत्र बनाएगा, ऐसा नहीं है। जाता है और बनाता भी है, लेकिन इतना तेज बनाता है प्रकाश की चाल से कि पता ही नहीं चलता है कि बना रहा है, ऐसा लगता है कि क्षेत्र इसके साथ चल रहा है। तो ये चीजें हमको बच्चों को बताएंगे। बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के क्लास के लिए। आप आए, इसी तरह आते रहिए, बच्चों का जो भी डाउट हो क्लियर करते रहिए, हमें भी अच्छा लगा। बच्चे, आप लोगों को अगर जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बताते रहिए,
और जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट में भी कर सकते हैं। ऐसे तो क्लास में आते ही हैं, आप लोग क्लास में भी बता सकते हैं, सर हैं। अगले हफ्ते हम लोग किसी और विषय पर मिलेंगे और किसी और विषय के किसी खास टॉपिक को चर्चा मिलेंगे, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।